हेलो फ्रेंड्स, दिस संजय। इस वीडियो में हम CTET पेपर 1 दिसंबर 2021 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से 30 EVS क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये स्पेसिफिक पेपर जो था वो 8 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। ये इस वीडियो का हिंदी वर्जन है। अगर आपको सारे आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस इंग्लिश में सुनने हैं तो एक सेपरेट वीडियो है जहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चंस को इंग्लिश में कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। CTET दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम था वो शुरू हुआ 16 दिसंबर 2021 को और ये कंडक्ट किया गया ऑल द वे टिल 21 जनवरी 2022 तक। यानी कि ये एग्ज़ाम जो है वो 23 डिफरेंट डेज पे कंडक्ट किया गया। तो हमारे पास 23 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पेपर 1 है सॉल्व करने के लिए इस एग्ज़ाम से। और क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस होते हैं तो इन टोटल हम 690 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे पर सब्जेक्ट इस सीरीज़ में। ये स्पेसिफिक वीडियो जो है इसमें हम जो 8 जनवरी ऑफ 2022 को पेपर कंडक्ट किया गया था उससे 30 EVS क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करने हैं और उसके एक्सप्लेनेशंस को अंडरस्टैंड करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब एंड पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टैंड ऑन द अर्थ अपसाइड डाउन विथ रिस्पेक्ट टू अस। यानी कि दुनिया जो है वो एक ग्लोब की तरह गोल है और अगर इंडिया ऊपर है यहाँ पे तो हम अगर देखते हैं तो हमारे नज़रिए से किस कंट्री के लोग जो है वो ज़मीन पे उल्टा खड़े हैं। तो ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 5 EVS टेक्स्ट बुक में सुनीता इन स्पेस चैप्टर से। सुनीता विलियम्स एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है, तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में ये मेंशन किया गया है कि पीपल इन अर्जेंटीना एंड इंडिया आर एक्चुअली स्टैंडिंग अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू ईच अदर। यानी कि जो अगर इंडिया के लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि अर्जेंटीना के लोग एक्चुअली ज़मीन पे उल्टा खड़े हैं क्योंकि वो ग्लोब के उस तरफ है, और अर्जेंटीना को लोगों को लगता है कि इंडिया के लोग जो है वो उल्टा खड़े हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर अपसाइड डाउन दिखते हैं लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना, क्योंकि यही जो है लेसन में भी लिखा गया है। पोचमपल्ली एक टाउन है जहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज जो है वो वीविंग का काम करते हैं और जो क्लॉथ वो बनाते हैं उसको पोचमपल्ली बुलाया जाता है। और ये टाउन जो है वो फेमस है अपने पोचमपल्ली साड़ीज़ के लिए। तो ये पोचमपल्ली टाउन किस स्टेट में है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 4 EVS टेक्स्ट बुक में पोचमपल्ली चैप्टर से। और पोचमपल्ली टाउन जो है वो एक्चुअली तेलंगाना में है और ये टाउन अपने साड़ीज़ के लिए जाना माना है जिनको पोचमपल्ली साड़ीज़ बुलाया जाता है। और अगर आप बहुत ही पुराने EVS क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो उसमें पोचमपल्ली शायद आंध्र प्रदेश में दिखाया गया है, लेकिन क्योंकि पोचमपल्ली पहले अनडिवाइडेड आंध्र में हुआ करता था और बाद में आंध्रा स्टेट को डिवाइड किया गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो अभी जो है पोचमपल्ली तेलंगाना में आता है। तो करेक्ट आंसर है तेलंगाना। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑनियन क्रॉप्स। यानी ऑनियन कांदा ग्रो करने के लिए ये सारे स्टेप्स होते हैं। हमें इन स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में या फिर करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए पहला जो स्टेप होता है वो मिट्टी को डिग करना होता है, तो सॉइल को लूज़ करने के लिए। तो डिगिंग टू लूजन द सॉइल वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो B पहले आता है। नेक्स्ट, जब सॉइल लूज़ हो जाता है तो उसमें आप जो ऑनियन के सीड्स है वो बोते हो, यानी सोइंग द सीड्स, तो C नेक्स्ट आना चाहिए, तो C हो गया। फिर उसके बाद जब आप सिंचाई करते हो तो ऑनियन जो ग्रो होते हैं उनके साथ कुछ वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो होने लगते हैं। तो वीडिंग जो है वो नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी वो अनवांटेड प्लांट्स को निकालना। तो A थर्ड पोजीशन में आना चाहिए। उसके बाद ऑनियन का क्रॉप जाता है वो रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए, तो आप उन्हें ज़मीन में से निकाल देते हो, तो प्लकिंग देम आउट, तो नेक्स्ट E होता है E। और फिर ऑनियन जब बाहर निकालते हो तो कुछ दिनों के बाद ऊपर वाले जो ग्रीन पत्ते हैं वो सूख जाते हैं, तो उन्हें आप काट देते हो, तो कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन नेक्स्ट स्टेप होता है। तो ये कटिंग द ड्राई लीव्स जो ऊपर वाला जो भाग है उसे जब काट देते हो तो ऑनियन जो है वो रेडी हो जाता है मार्केट को ले जाने के लिए या फिर स्टोरेज में रखने के लिए। तो लास्ट वाला जो स्टेप है वो D है, यानी BCAED होना चाहिए, तो BCAED करेक्ट आंसर है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 4 EVS चैप्टर 14 बसवास फार्म चैप्टर से। एक बुक में गोलकोंडा का फोर्ट का मैप प्रिंट किया गया है और उस मैप में नीचे स्केल भी प्रिंट किया गया है कि अगर उस मैप में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो रियल लाइफ में, असल ज़िंदगी में
उन दोनों के बीच में 110 मीटर्स का डिस्टेंस होगा। अब दो पॉइंट्स है इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज, जिनके बीच में मैप में डिस्टेंस है 13.3 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में जो रियल लाइफ में असल ज़िंदगी में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है अप्रॉक्सीमेटली। अब अगर मैप में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर्स, तो हमें कैलकुलेट करना है कि 13.3 सेंटीमीटर है उनके बीच में डिस्टेंस, तो रियल लाइफ में क्या डिस्टेंस है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 13.3 इंटू 110 करना है, तो हमें मिलता है 1463। ये 1463 जो है वो मीटर्स में है, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस है 1463 मीटर्स। अब यहाँ पे सारे आंसर चॉइसेस जो है वो किलोमीटर्स में है, तो इस 1463 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो हमें मिलता है 1.463 किलोमीटर्स। लेकिन कोई भी आंसर चॉइस इससे एग्जैक्टली मैच नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 1.463 जो है अगर उसे राउंड अप करते हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेशन आएगा 1.5 किलोमीटर्स, तो करेक्ट आंसर है 1.5 किलोमीटर्स। Select from the following the correct statements about Al-Biruni, a scholar who visited our country more than 1000 years ago। यानी कि हमें यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं अल-बिरूनी के बारे में, जिन्होंने इंडिया विजिट किया था लगभग 1000 साल पहले। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये क्वेश्चन लिया गया है EVS क्लास 5 टेक्स्ट बुक में चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट से, जहाँ पे अल-बिरूनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब एक एक करके अगर ऑप्शन देखते हैं तो पहला है ही वॉज अ ट्रैवलर हु विजिटेड आवर कंट्री एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही ऑब्जर्व्ड, यानी कि वो एक ट्रैवलर थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया और उन्हें जो जो इंडिया में खास दिखा वो सब उन्होंने एक बुक में लिखा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे देखते हैं तो ए जो है वो 3 ऑप्शंस में है, एक ऑप्शन में ए नहीं है, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अल-बिरूनी जो थे वो ईरान से आए थे, अफगानिस्तान से नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जिस भी ऑप्शन में बी है वो गलत ऑप्शन है, पहले में बी है तो ये गलत है, और लास्ट वाले में भी बी है तो ये भी गलत है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ ए, सी, डी एंड ई, तो ये करेक्ट आंसर है। और अगर बाकी 2 स्टेटमेंट्स को भी पढ़ते हैं तो तीसरा स्टेटमेंट है ही रोट अबाउट दोज थिंग्स ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम थिंग्स इन हिज कंट्री, यानी कि उन्हें इंडिया में जो जो अलग दिखा, जो उनको ईरान में देखने को नहीं मिला, उनके बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली नोट किया उन्होंने अपने बुक्स में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हिज बुक इज़ हेल्पफुल इन नोइंग अबाउट आवर पास्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जब हम अल-बिरूनी के बुक्स या राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया पुराने ज़माने में कैसा था और हमें इंडिया को उनके नज़र से देखने को मिलता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट वाला है ही स्पेशली मैंशनड अबाउट द स्किल्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री इन मेकिंग पॉन्ड्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और इनके बारे में इस चैप्टर एवरी ड्रॉप्स काउंट्स में इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि उन्होंने लिखा कि इंडिया में जो 1000 साल पहले जो लोग थे उनको ऑलरेडी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पता था, यानी कि वो पॉन्ड्स और लेक्स बनाते थे ताकि रेन वाटर को स्टोर किया जाए और समर मंथ्स में जब पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो उन मंथ्स में यूज़ किया जाए, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंडिया में बहुत हज़ारों साल पहले ही यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए, सी, डी एंड ई, जो कि ऑप्शन 3 है। स्नेक, टर्टल, फ्रॉग और क्रोकोडाइल, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों जो प्राणी हैं उनके बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। अब कुछ एम्फीबियंस और स्नेक्स के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और कुछ एम्फीबियंस वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, और कुछ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बॉडीज़ जो है वो स्केल से कवर्ड होते हैं जैसे कि स्नेक्स के। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है जो इन सब में कॉमन है वो ये है कि सब अंडे के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सब जो है वो अंडे रखते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दे ले एग्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अहमदाबाद गुजरात में हैं और अगर आप मैप पे एक स्ट्रेट लाइन लिखते हो बिटवीन अहमदाबाद एंड दिल्ली, तो दिल्ली अहमदाबाद से किस डायरेक्शन में पड़ता है। तो अहमदाबाद गुजरात में है तो अहमदाबाद यहाँ कहीं आएगा। तो अगर हम अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ एक लाइन खींचते हैं, एक एरो खींचते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है फ्रॉम अहमदाबाद, तो करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्ट। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो
144 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 घंटों में कवर करता है, तो हमें उसका स्पीड जो है वो मीटर्स पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है। अगर ये ट्रेन 144 किलोमीटर्स 2 घंटों में ट्रैवल कर रहा है तो 144 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 72, तो ये ट्रेन जो है ये 72 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है। अब हमें इसको मीटर्स पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि 72 किलोमीटर्स को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हर किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो हमें मिलता है 72,000 मीटर्स। अब हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि 3600। अगर हम इन मीटर्स को सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है मीटर्स पर सेकेंड, तो यह हो गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है 20 मीटर्स पर सेकेंड। इन मिज़ोरम व्हेन हार्वेस्टिंग वर्क इज़ ओवर, यानी मिज़ोरम में जब फसल की कटाई ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद गांव वाले जो है वो सब मिलजुल के खाना बनाते हैं और गाते हैं और एक डांस भी करते हैं। तो इस स्पेशल डांस का नाम क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक में हुज फॉरेस्ट चैप्टर से, जहाँ पे मिज़ोरम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब उसमें लिखा है कि दे डू देयर स्पेशल चेरा डांस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है चेरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल मिज़ोरम के बारे में एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन ज़रूर आता है, और वो या तो उनके डांस फॉर्म के बारे में हो सकता है या फिर जो स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग जो खेतीबाड़ी होती है मिज़ोरम में उसके बारे में हो सकता है, मिज़ोरम में जो जिस तरह के घर बनते हैं उसके बारे में हो सकता है। तो आपको ये चैप्टर क्लास 5 ईवीएस में हुज फॉरेस्ट ये चैप्टर डेफिनेटली पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देयर इज़ ए स्पीसीज ऑफ बर्ड, यानी एक बर्ड्स का एक स्पीसीज होता है जिसका मेल जो है वो ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट, यानी वो बुन के घास को और छोटे छोटे धागों के पीसेस को लेके वो अपना नेस्ट को बुन के बनाता है, राइट, वो वीव करके बनाता है। और जो फीमेल है वो सारे नेस्ट को देखती है और जो उसको सबसे अच्छा लगता है तो वो उस नेस्ट में अपने अंडों को रखती है। तो ये स्पीसीज़ का नाम क्या है हमें आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 4 ईवीएस टेक्स्ट बुक में ए बिजी मंथ चैप्टर से, जिसमें एक वीवर बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट्स, यानी बहुत ही खूबसूरत बुन के वेब नेस्ट बनाता है। तो फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन विच शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स ऑन विच टू लेयर एग्स। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो डायरेक्टली इस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे वीवर बर्ड करेक्ट आंसर है, तो वीवर बर्ड ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो क्वेश्चन में लिखा है कि मेक्स ब्यूटीफुल वोवन नेस्ट्स। वोवन यानी जो बुन के बनाया जाता है, जो बुनकार यानी वीवर बनाता है। तो वीवर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वीवर बर्ड इसका आंसर है। ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। अब जो ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे वो सारे गलत है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम शुरू हुआ दिसंबर 2021 में या फिर जब ये स्पेसिफिक पेपर कंडक्ट किया गया जनवरी ऑफ 2022 में, तब इंडिया में सिर्फ 8 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन आंसर की के हिसाब से इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये गलत है। इस क्वेश्चन को एक्चुअली चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन शायद किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो फाइनल आंसर की में भी 9 यूनियन टेरिटरीज दिखा रहा है। जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस है जो करंट अफेयर्स के हैं, तो आपका आंसर जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ द एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम के दिन जो करेक्ट नंबर है उस हिसाब से आपको आंसर करना चाहिए, ताकि अगर आंसर की गलत निकले तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पेक्टिवली बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एनिमल्स जो है वो किस क्लास ऑफ एनिमल्स के अंदर आते हैं। अब लिजर्ड्स जो है वो रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि पहले यहाँ पे मैमल लिखा है, राइट। तो नेक्स्ट बैट एक मैमल होता है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन में मैमल होना चाहिए। तो लिजर्ड जो है वो एक रेप्टाइल है, बैट एक मैमल है, इंडियन रॉबिन एक बर्ड है और स्कॉर्पियन जो है वो एक इंसेक्ट है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन को लिया गया है क्लास 9 साइंस टेक्स्ट बुक में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर से। आर्यनाथ एक
स्नेक चार्मर यानी एक सपेरा है, और जब वो बीन बजाता है तो वो जो स्नेक है वो अपना सर हिलाता है, जैसे कि वो बीन का मूवमेंट होता है वैसे ही वो स्नेक भी अपना सर हिलाता है। तो हमें पूछ रहे हैं कि ये स्नेक जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है बीन के साउंड को सुन के। अब ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक में से सुपर सेंसस चैप्टर से, जिसमें यह बताया गया है कि स्नेक्स के जो है एक्सटर्नल ईयर्स यानी बाहर के कान नहीं होते, तो स्नेक्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं सुन सकते। वो एक्चुअली वाइब्रेशन को सेंस कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं जो ग्राउंड के थ्रू उनको पास होता है। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है द स्मेल ऑफ द बीन इज़ प्लेजेंट। अब बीन का स्मेल प्लेजेंट हो या गंदा हो, वो सांप जो है वो स्मेल को देख के नहीं या फिर स्मेल को सुन के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, द स्नेक कैन डायरेक्टली लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बीन थ्रू इट्स आउटर ईयर्स। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा गया है स्नेक के आउटर ईयर्स यानी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, तो वो डायरेक्टली बीन का साउंड जो है वो नहीं सुन सकता, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट, द आइज ऑफ द स्नेक डू नॉट फॉलो द मोशन ऑफ द बीन। अब सांप के जो आँख है वो एक्चुअली बीन के मोशन को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे डू नॉट गलत है, तो इसके वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। लास्ट वाला है द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द बीन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्राउंड। ये करेक्ट आंसर है, जो कि टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि द स्नेक्स कैन फील द वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। इन दिस क्वेश्चन हमें यह बताया गया है कि दो लड़कियां हैं एक्स और वाई, और एक्स का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 10.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर है और वाई का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 12.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर है। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रूव कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करना है। अब ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक में ए ट्रीट फॉर मस्किटोज चैप्टर से, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज जो है वो 12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। क्योंकि एक्स का हीमोग्लोबिन लेवल 10.5 है यानी 12 से कम है, तो एक्स जो है वो अनीमिया से सफ़र कर रही है, और वाई जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 है तो वो मिनिमम लेवल से ज़्यादा है, तो इसको अनीमिया नहीं हुआ है। यानी कि एक्स को जो है अनीमिया हुआ है और वाई को अनीमिया नहीं है, तो एक्स इज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया एंड वाई इज़ नॉट, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग। इन कॉलम 1 हमें 4 लोकेशंस दिए गए हैं और कॉलम 2 में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, और हमें मैच करना है कि इन लोकेशंस में किस तरह के घर यानी हाउसेस बनते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया है क्लास 3 ईवीएस टेक्स्ट बुक में हाउस लाइक दिस चैप्टर से, और ये चैप्टर आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए क्योंकि हर साल एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। यहाँ पे अगर सारे लोकेशंस को देखते हैं तो पहले असम, तो असम में जो है घर स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि जो रूरल पार्ट्स ऑफ असम है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है तो वहाँ पे रेगुलरली फ्लड्स आते हैं, तो जब फ्लड्स आते हैं तो घर अगर पिलर्स के ऊपर बनाया गया है तो घर के अंदर पानी नहीं आता, यानी कि ए जो है वो मैच होना चाहिए 5 से। अगर हम सारे ऑप्शंस देखते हैं तो सब में ए जो है वो 5 के साथ मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट मैच है। नेक्स्ट, राजस्थान। राजस्थान में रूरल पार्ट्स ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के जो गांव है वहाँ पे घर जो है वो मिट्टी के बने होते हैं, मड, क्योंकि मड मिट्टी जो है वो अच्छा इंसुलेटर है और घर को ठंडा रखता है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है। और रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, क्योंकि वो कांटों वाले झाड़ होते हैं ना, वो राजस्थान में इजीली मिल जाते हैं, तो उससे जो है वो रूफ्स बनाते हैं। तो डी 3 से मैच करना चाहिए। जब सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन 2 में डी 3 से मैच नहीं करता, ऑप्शन 3 में भी डी 3 से मैच नहीं करता, तो सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 जो है हमारे पास बचते हैं, क्योंकि इन दोनों में डी 3 के साथ मैच करता है। नेक्स्ट, लद्दाख। लद्दाख में घर जो है वो स्टोन्स यानी पत्थर के बने होते हैं, और उनके जो फ्लोरिंग है और सीलिंग है वो लकड़ी का बना होता है, क्योंकि लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो बी जो है वो मैच होना चाहिए 2 से, तो सिर्फ ऑप्शन 1 में बी 2 के साथ मैच करता है, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। आपको ये चैप्टर जो है वो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि
दो तरह के क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं, एक तो अलग अलग तरह के लोकेशंस और ये लोकेशंस में या फिर ये स्टेट्स में किस तरह के फूड पॉपुलर है वैसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर इस तरह के जहाँ पे लोकेशंस दिए गए हैं और इन लोकेशंस में किस तरह के घर बनते हैं। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, तो आपको ये चैप्टर डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। ए न्यू स्टूडेंट यानी एक नया स्टूडेंट एक अलग कंट्री से आपके क्लास को ज्वाइन करता है जिसमें बस लोकल स्टूडेंट्स ही है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप यूज़ करना चाहते हैं ताकि बच्चों को डाइवर्सिटी के बारे में और इंक्लूसिवनेस के बारे में सिखा सको। तो हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक्टिविटी जो है वो ये पर्पस के लिए बेस्ट सूटेड है, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस के बारे में सिखाने के लिए। अब ये क्वेश्चन को दो तरह से आंसर कर सकते हैं। एक तो अगर हम NCERT क्लास 3, 4, 5 EVS सिलेबस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि डिस्कशंस कैन एक्ट एज द स्कैफोल्डिंग फॉर देयर लर्निंग। तो ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके भी हम आंसर को चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम सारे आंसर ऑप्शंस को एवेल्यूएट करते हैं तो अगर चारों एक्टिविटीज़ जो है वो सही लग रहे हैं तो इनमें से जो एक्टिविटी में जो इंटरेक्शन है वो 2 वे है, यानी कि बहुत लोकल बच्चों को और जो दूसरे कंट्री से आया हुआ है न्यू स्टूडेंट उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए बोलने के लिए। और अगर दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है और दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है तो वो एक्टिविटी बेस्ट है। तो चारों एक्टिविटीज़ को देखते हैं। पहला बोल रहा है हैव द लोकल स्टूडेंट्स टेल द न्यू स्टूडेंट व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन इन योर रीजन। तो यहाँ पे जो है लोकल स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलना है कि नए स्टूडेंट को ये बताए कि यहाँ पे क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो गया, 1 वे इंटरेक्शन हो गया। अब नया स्टूडेंट लोकल स्टूडेंट्स को क्या बता रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं। तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये 2 वे इंटरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, हैव अ डिस्कशन इन क्लास अबाउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन प्रैक्टिसेस इन ईच चाइल्ड्स होम। ये जो है ये बेस्ट ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा है। जब डिस्कशन होता है तो जो नया स्टूडेंट है उसे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है और जो लोकल स्टूडेंट्स है उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने बारे में बताने के लिए, अपने घर में क्या होता है, कैसा उनका कल्चर है, क्या उनके ट्रेडिशंस है, उनको शेयर करने के लिए। तो दोनों तरफ से जो है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है, दोनों तरफ से जो है नॉलेज एक्विजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्कशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और सेम थिंग जो है वो सिलेबस डॉक्यूमेंट में भी लिखा है कि डिस्कशन कैन एक्ट एज अ स्कैफोल्डिंग फॉर देयर लर्निंग। अब बाकी दो स्टेटमेंट्स को भी देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है टेल द क्लास अबाउट द न्यू स्टूडेंट्स कंट्री इंक्लूडिंग हाउ पीपल बिहेव, व्हाट दे वैल्यू एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर जो है वो पूरे क्लास को बोल रही है कि ये जो नया स्टूडेंट आया है उस कंट्री में कैसे लोग बिहेव करते हैं, उनको क्या पसंद है, उनके क्या वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे जो है ये भी 1 वे कम्युनिकेशन हो गया क्योंकि टीचर क्लास को बता रही है। अब ना तो लोकल बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ बोलने के लिए यार, ना तो नए स्टूडेंट को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट लास्ट वाला है हैव ईच स्टूडेंट इन क्लास वॉइस देयर एटीट्यूड्स एंड नॉलेज अबाउट देयर द अदर कंट्री। यहाँ पे भी सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो अपने थॉट्स को, अपने नॉलेज को, अपने फीलिंग्स को, अपने एटीट्यूड्स को प्रस्तुत कर सके और उनके बारे में बोल सके, राइट। तो यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट है उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी 1 वे कम्युनिकेशन हो गया, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो सिर्फ ऑप्शन 2 जो कि डिस्कशन की बात कर रहा है वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं जैसे कि जूम, और उसमें अगर सामने वाले से कुछ कम्युनिकेशन करना है लेकिन कुछ बोलना नहीं है, बिना बोले अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है तो इनमें से कौन से फीचर को आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम जूम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर हम इमोजीज या इमोटिकॉन्स या स्टिकर्स को यूज़ करते हैं तो हम अपने फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हैं बिना कुछ बात किए। जैसे कि अगर मैंने ये इमोजी यूज़ किया तो इसका मतलब है कि मैं सैड फील कर रहा हूँ, और ये इमोजी यूज़ करने से मैं कन्वे कर रहा हूँ कि मैं अब जोक कर रहा हूँ। तो गिफ इन द चैट जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस मोस्ट क्लोजली अलाइंस विद द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है उससे ये कौन सा स्टेटमेंट बहुत क्लोजली अलाइन करता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है।
अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में ये बताया जाता है कि बच्चे जो है वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने बैकग्राउंड नॉलेज के थ्रू, और जो क्लास में या फिर दोस्तों से या फिर कम्युनिटी से, फैमिली से जो सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। और इन तीनों प्रोसेस को यूज़ करके वो अपना नॉलेज खुद अपने ब्रेन में बनाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं ताकि वो नॉलेज बन जाए। तो जब हम ये ऑप्शंस को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि शायद एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है या जो सबसे क्लोजली अलाइन करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यूजिंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स टू आइडेंटिफाई देयर अडेप्टेशन। यहाँ पे ये करेक्ट आंसर जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया कि ये एक्सरसाइज जो है वो टीचर करवा रही है या करवा रहा है या फिर बच्चे खुद कर रहे हैं। तो इसे जो है पार्क करके आगे जाते हैं, बाद में देखते हैं कि इससे अगर कोई स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट है तो वो करेक्ट आंसर होगा, अगर यही स्ट्रॉन्गेस्ट है तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला, ड्राइंग द आउटलाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स आफ्टर प्लकिंग देम फ्रॉम ए नियर बाय गार्डन। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो अलग अलग तरह के लीव्स के आउटलाइन बना रहे हैं। तो ये जो है ये तो सिर्फ ड्राइंग वाला एक्टिविटी हो गया, यहाँ पे कोई एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज तो नहीं हो रहा शायद, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही वीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, यूजिंग ए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर टू एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फोर्ट। यहाँ पे टीचर जो है वो यूज़ कर रही है एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को और एक किला, फोर्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। तो ये एक्सरसाइज जो है टीचर कर रही है, जिसमें बच्चों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं लग रहा है, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट वाला है यूजिंग ए ग्लोब टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कंट्रीज दैट स्टूडेंट्स में हैव हर्ड ऑफ, राइट। तो यहाँ पे एक ग्लोब है क्लासरूम में, या तो टीचर इस एक्सरसाइज को लीड कर रही है या फिर बच्चे खुद ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो ये ग्लोब पे अलग अलग कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो कंट्रीज़ जो ये बच्चों ने कभी सुना है उनके बारे में। यानी कि कुछ बच्चे जो है कुछ कंट्रीज़ के बारे में जानते होंगे, कुछ कंट्रीज़ के बारे में सुने होंगे, कुछ और बच्चे अलग कंट्रीज़ के बारे में सुने होंगे। तो ये स्टूडेंट्स का जो झुंड है, जो ग्रुप है, वो ये सारे इन्फॉर्मेशन को कोलेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं, टीचर से भी सीख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो रहा है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट क्लोजली अलाइन करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से। क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है तो ऑप्शन 1 को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। Which of the following is the best example of students engaging in active learning? तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये एक्टिव लर्निंग होता क्या है। एक्टिव लर्निंग जो है वो अगर बच्चे खुद कुछ काम कर रहे हैं, डूइंग थिंग्स, और जो वो कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी थिंकिंग अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, तो ये प्रोसेस को एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। क्योंकि बच्चे जो है वो खुद एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके थ्रू वो सीख रहे हैं, वो सिर्फ बिना सोचे समझे कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सोच रहे हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा है उस सबको प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्टिव और हैंड्स ऑन लर्निंग। अब अगर सारे आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा आंसर चॉइसेस करेक्ट हो, तो हमें उनमें से बेस्ट एग्जाम्पल को चूज़ करना है एक्टिव लर्निंग का। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है स्टूडेंट्स ऐड देयर थॉट्स ऑन ए माइंड मैप ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू। यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड पे माइंड मैप बन रहा है, तो सारे स्टूडेंट्स जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये माइंड मैप को बनाने के लिए, और ये अलग अलग टाइप के वर्क या अलग अलग टाइप के जो काम होते हैं उनके बारे में ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं। यानी कि बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और अपने अपने बैकग्राउंड से जो अलग अलग तरह के काम उनको मालूम है, राइट। किसी के फैमिली गोल्डस्मिथ हो सकते हैं और किसी के फैमिली में इंजीनियर्स हो सकते हैं, किसी के फैमिली में डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के काम जो उन्हें जानते हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एक्टिव लर्निंग हो रहा है क्योंकि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये करेक्ट आंसर होना ही चाहिए। अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है। नेक्स्ट वाला है इन पेयर स्टूडेंट लिस्ट डाउन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर दैट वर मेंशन्ड इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक। यानी ईवीएस टेक्स्ट बुक में जो फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स को मेंशन किया गया है, यहाँ पे बच्चे जो है उनका लिस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सिर्फ ये लिस्ट बनाने का काम हो गया, ये वन वे इन्फॉर्मेशन हो गया। यानी कि टेक्स्ट बुक में जो ऑलरेडी लिखा है उसका वो लिस्ट बना रहे हैं या फिर कॉपी कर रहे हैं उसको। तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्टिव लर्निंग नहीं है। नेक्स्ट,
स्टूडेंट्स ड्रॉ द डिफरेंट पैटर्न्स पीपल मेड ऑन साड़ीज आफ्टर वॉचिंग वीडियो ऑन पोचमपल्ली साड़ीज, यानी पोचमपल्ली की साड़ीज के बारे में एक वीडियो देखते हैं और उनमें जो डिज़ाइंस यूज़ किए गए हैं, पैटर्न्स यूज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो है उनके ड्राइंग बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये वो सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो में हमने किस तरह के डिज़ाइंस देखे। तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। लास्ट वाला है स्टूडेंट टेक नोट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि यहाँ पे सिर्फ वन वे एक्टिविटी हो रहा है कि बच्चे जो है वो बोर्ड देख रहे हैं और बोर्ड पे जो लिखा है उसका नोट्स बना रहे हैं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों ने एक्चुअली समझा है कि बोर्ड पे टीचर ने क्या लिखा है, वो सिर्फ बोर्ड के ऊपर जो लिखा है वो कॉपी कर रहे हैं। तो ये एक्टिव लर्निंग हो ही नहीं सकता, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। What would be an authentic task with respect to a lesson on cooking? यानी कुकिंग के बारे में एक ऑथेंटिक टास्क इनमें से कौन सा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये ऑथेंटिक टास्क होता क्या है। हालांकि ऑथेंटिक टास्क का एक बड़ा सा डेफिनेशन है जो आप इस वीडियो को पास करके नीचे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो ऑथेंटिक टास्क वो टास्क होता है जिसमें बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है अपना थियोरेटिकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड में यूज़ करने का। यानी अगर मैंने क्लासरूम में इन थियरी कुकिंग के बारे में पढ़ा है, तो अगर मैं उसे रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकता हूँ तो वो एक ऑथेंटिक टास्क है। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है शोइंग स्टूडेंट्स हाउ यू मेक सैंडविच इन द क्लासरूम विथ रियल इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों को दिखा रही है कि सैंडविच कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ये ऑथेंटिक टास्क नहीं है क्योंकि बच्चे ये टास्क नहीं कर रही है, तो टीचर कर रही है या फिर कर रहा है, तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। नेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट अ लिस्ट ऑफ डिशेस दैट आर मेड विथ व्हीट फ्लोर। अब बच्चों से आप एक लिस्ट लिखवा रहे हो कि व्हीट फ्लोर से कौन कौन से डिशेस बनते हैं, तो ये ऑथेंटिक टास्क नहीं है, ये बोरिंग टास्क है क्योंकि बच्चे जो है वो सिर्फ एक लिस्ट बना रहे हैं। तो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, कंडक्ट अ फायरलेस कुकिंग फेयर इन योर स्कूल वेयर चिल्ड्रन मेक एंड सेल फूड। यानी बच्चों ने अगर क्लास में कुकिंग के बारे में कुछ सीखा है कि अलग अलग तरह के फूड को कैसे बनाया जाता है, तो अगर आप स्कूल में एक फायरलेस कुकिंग फेयर यानी जो बिना आग के जो भी बन सकते हैं फूड आइटम्स, अगर बच्चे वो स्कूल में बना के बेचते हैं, हालांकि ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है जो उन्होंने थियरी में सीखा है कुकिंग के बारे में, वो रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि फायरलेस है, जहाँ पे आग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो सेफ्टी का एस्पेक्ट भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो अगर स्कूल जो है वो ऐसा फायरलेस कुकिंग फेयर कंडक्ट करता है तो बच्चों को अपना थियोरेटिकल नॉलेज रियल लाइफ में यूज़ करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये ऑथेंटिक टास्क है। लास्ट वाला है क्रिएटिंग ए क्लास गार्डन वेयर ऑल चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू ग्रो प्लांट्स लाइक टोमेटोज चिलीज। अब ये भी एक ऑथेंटिक टास्क है क्योंकि बच्चे यहाँ पे ना एक गार्डन बना रहे हैं, क्लास गार्डन, और बच्चे ये टोमेटोज चिलीज जैसे प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक ऑथेंटिक टास्क हो गया। लेकिन ये ऑथेंटिक टास्क जो है वो गार्डनिंग के बारे में होगा क्योंकि यहाँ पे कुकिंग का तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ गार्डनिंग हो रहा है। तो ये ऑथेंटिक टास्क है लेकिन ये कुकिंग के बारे में नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ऑथेंटिक टास्क जो कुकिंग के बारे में है वो है ऑप्शन 3। इन ए चैप्टर अबाउट शेयरिंग फीलिंग्स, यानी एक चैप्टर है जिनमें फीलिंग्स को शेयर करने के बारे में, अपने भावनाओं को शेयर करने के बारे में कुछ लिखा गया है। तो हमें एक स्टूडेंट पूछता है कि हमें ये फीलिंग शेयर करने के बारे में क्यों सिखा रहे हो ईवीएस में। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो बेस्ट होगा, यानी बेस्ट रिस्पॉन्स उस क्वेश्चन के लिए। अब ये जो चैप्टर की बात हो रही है वो क्लास 3 ईवीएस टेक्स्ट बुक में सेइंग विदाउट स्पीकिंग चैप्टर है, जहाँ पे फीलिंग शेयर करने के बारे में कुछ लिखा गया है। अब अगर हम सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो इनमें से कौन सा बेस्ट और लॉजिकल आंसर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला बोल रहा है कि वी इंटरेक्ट विद अदर पीपल ऑल द टाइम, यानी हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ईच पर्सन इज़ डिफरेंट और अंडरस्टैंडिंग योर ओन एंड अदर पर्सनस फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग इन द सोसाइटी। यानी अपना फीलिंग्स और दूसरों के फीलिंग्स के बारे में अगर हमें थोड़ा आइडिया है, हम जानकारी रखते हैं, तो सोसाइटी में जीने के लिए और
सोसाइटी में इंटरेक्ट करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये जो है बहुत ही लॉजिकल और करेक्ट आंसर लग रहा है, तो इसे हम पार्क करते हैं और देखते हैं इससे बेहतर कोई आंसर है या नहीं। नेक्स्ट, वी इंटरेक्ट विद अदर पीपल ऑल द टाइम, सम ऑफ देम आर डिफरेंटली एबल्ड। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड पीपल के फीलिंग्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम सारे लोगों के फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट वाला है सम ऑफ यू मे वांट टू बिकम साइकोलॉजिस्ट व्हेन यू ग्रो अप। इसको भी हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियरली बताया गया है कि ईवीएस का कोई ये एक रीज़न नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो बच्चों को आगे वाले कैरियर के लिए प्रिपेयर करें। यानी बच्चों को अगर आगे साइकोलॉजिस्ट बनना है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ईवीएस में ग्रेड 3 में ही हम उनको फीलिंग्स के बारे में सिखाएंगे। तो ये ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि फीलिंग्स आर क्लोजली रिलेटेड टू हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड एज यू आर लर्निंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑल्सो। अब फीलिंग्स मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू हार्मोन्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लास 3 के बच्चों की बात हो रही है, उनको हार्मोन्स के बारे में अभी नहीं सिखाया जा रहा है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही हाई लेवल का हो गया, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। हालांकि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, लेकिन क्लास 3 के बच्चों के लिए ये रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है, जो उस क्वेश्चन को आंसर भी करता है और ग्रेड 3 के लेवल पे रिलेवेंट भी है, वो पहला वाला है कि वी इंटरेक्ट विथ पीपल ऑल द टाइम, ईच पर्सन इज डिफरेंट एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओन एंड अदर पर्सनस फीलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग इन द सोसाइटी। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। उज़ैरा एंड शमीर 2 बच्चे हैं जो ग्लोब पे अलग अलग कंट्रीज़ को देख रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और उज़ैरा बोलती है कि ये देखो अलग अलग कंट्रीज़ पे कुछ लाइंस लिखे गए हैं, तो क्या ऐसे लाइंस एक्चुअली अर्थ पे भी होते हैं? तो समीर बोल रहा है कि हाँ शायद होते होंगे, क्योंकि ऐसे लाइंस जो है वो इंडिया मैप पे भी लिखे हुए हैं और अलग अलग स्टेट्स पे भी हैं। तो ये जो कॉन्वर्जेशन है, ये जो टेक्स्ट है, वो इस्तेमाल किया गया है ग्रेड 5 बुक में बच्चों को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को सिखाने से पहले उनको कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दिस क्वेश्चंस, यानी नीचे जो ऑप्शंस में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन से क्वेश्चन जो है वो उज़ैरा और समीर को एनकरेज करेंगे इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में सोचने के लिए, और उनको समझाने के लिए इनमें से कौन से क्वेश्चंस को यूज़ किया जा सकता है। अब अगर चारों क्वेश्चंस को हम एवेल्यूएट करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई डू यू यूज़ ए ग्राफ बुक विथ लाइंस टू प्लॉट पॉइंट्स इन ज्योमेट्री। यानी कि अगर हम एक ग्राफ या फिर एक ग्राफ पेपर में अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स अगर हमें मालूम है, तो हम इजीली कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्राफ पेपर में। तो उसी तरह अगर हमें स्पेसिफिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मालूम है, तो हम ग्लोब पे कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी कंट्री को या फिर कोई भी सिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्लोब पे या मैप पे। तो जैसे हम एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी तरह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में इजीली सिखा सकते हैं बच्चों को। तो ये करेक्ट आंसर है। फॉर द टॉपिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यानी अगर हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इनमें से कौन से एक्टिविटीज़ है जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल और अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। यानी कि इनमें से कौन से एक्टिविटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड है क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक में ए नोट फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स पार्ट से, जिसमें लिखा गया है कि चैप्टर 10 जो है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को यूज़ करता है ताकि बच्चों को कुछ टेक्निक्स के बारे में, डिज़ाइंस के बारे में, यूजेस ऑफ मेटल्स के बारे में इंट्रोडक्टरी नॉलेज दिया जाए। राइट, यानी कि वो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो किस तरह के मटेरियल से बने हैं और क्यों वो स्पेसिफिक डिज़ाइन को फॉलो करते हैं, तो उनका पर्पस क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को यूज़ किया गया है इस चैप्टर में। अब अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं, तो पहला बोल रहा है स्टूडेंट विल नो वाई स्टोन वॉज यूज टू बिल्ड मॉन्यूमेंट्स इन द पास्ट। अब यहाँ पे जो है बच्चे को अगर आप सिखाते हो कि पुराने ज़माने में स्टोन का इस्तेमाल क्यों होता था किले बनाने के लिए, तो बच्चों को सिर्फ स्टोन के बारे में मालूम है। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसको आप मेजर कैसे करोगे, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट वाला, स्टूडेंट विल ड्रॉ एन आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ ताजमहल टू अप्रोप्रिएट स्केल। अगर
बच्चे ने आर्किटेक्चर के बारे में सीखा है, अगर वो आर्किटेक्चरल प्लानिंग के बारे में जानता है, तो डेफिनेटली अगर आप उससे एक आर्किटेक्चरल प्लान बनवाओगे ताजमहल का अप्रोप्रिएट स्केल पे, तो ये जो है एक मेजरेबल और अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। क्योंकि अगर वो ताजमहल को देख के उसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली मेजरेबल होगा। लेकिन यहाँ पे जो है क्लास 3, 4, 5 की बच्चों की बात हो रही है, आप क्या उनसे ताजमहल का आर्किटेक्चरल प्लान बनवाओगे? नहीं। तो ये ग्रेड 3, 4, 5 के लिए EVS के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट वाला, स्टूडेंट्स विल क्लासिफाई द डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड इन द बिल्डिंग ऑफ गोलकोंडा फोर्ट बेस्ड ऑन देयर पर्पस। ये बहुत ही सिंपल टास्क है, राइट। अगर आप बोलते हो कि भाई बाहरी जो दरवाजे हैं वो वुड से बने हुए हैं और वो वुड पे जो है मेटल फिटिंग्स लगे हुए हैं, मेटल हिंजेस है, वो उनका पर्पस क्या है, और जो दीवार है फोर्ट्स के वो पत्थर से बनाए जाते हैं, जो बिल्डिंग्स है वो ब्रिक से या फिर मोटर से बनाए जाते हैं, ईंटों से बनाए जाते हैं। तो आप अलग अलग तरह के मटेरियल जो कि इस्तेमाल किए गए हैं उस फोर्ट में, वो दिखा के आप उनका पर्पस एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर बाद में अगर आप एक क्विज़ करते हो या फिर एक क्वेश्चन देते हो बच्चों को कि दरवाजे किस मटेरियल से बनते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ दरवाजे जो है वो वुड से बने हुए हैं, तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर बोलते हैं जो किले में कैनन्स है, जो तोप है, वो किससे बने हुए हैं? वो मेटल से बने हुए हैं, तो 2 आंसर हो गए, यानी कि बच्चों को 2 चीज़ों के बारे में मालूम है। तो ऐसा ये एक्टिविटी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द बिल्डिंग, ये स्पेसिफिक है और मेजरेबल भी है, क्योंकि आप जितना बच्चों ने सीखा उसको एक्चुअली मेजर कर सकते हो आइटम बाय आइटम, और फिर ये अटेनेबल भी है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो बेस्ट आंसर है यहाँ पे, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट वाला है, स्टूडेंट्स विल हेल्प प्रिजर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। अब स्टूडेंट्स शायद हेल्प करेंगे इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए आगे जाके जब बड़े हो जाएंगे तब, लेकिन अब इसको कैसे आप मेजर करोगे? तो ये मेजर करना अभी नामुमकिन है, तो ये आंसर चॉइस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सिर्फ ऑप्शन 3 है। यू हैव ब्रॉट 1 लार्ज बॉटल ऑफ ग्लू टू योर क्लासरूम, यानी आप एक बड़ा सा गोंद का बॉटल या फिर ग्लू का जो बॉक्स है वो लेके आए हो क्लासरूम में और बच्चे को देते हो, क्योंकि वो बच्चे जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं एक आने वाले एग्जीबिशन के लिए। और आप स्टूडेंट्स को बोलते हो कि अगर ये बॉटल ऑफ ग्लू ख़त्म हो गया तो एक और नहीं मिलेगा, तो इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड। तो बच्चे जो है वो इसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए, तो ये आप बच्चों को बोल देते हो। लेकिन हो सकता है कि ये जो बॉटल ऑफ ग्लू है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि सारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ख़त्म हो गया तो इनमें से कौन सा ऐसा एक एक्टिविटी या क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करेगा अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने के लिए, यानी विच वन वुड मोस्ट हेल्प स्टूडेंट एंगेज ऑन द आइडिया ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज फॉर रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला है पुट अप ए पोस्टर दैट डिस्प्लेस द प्रोजेक्ट्स वेयर ग्लू कैन बी यूज्ड एंड वेयर इट कैन नॉट। तो ये जो है ये अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग आपका जो बॉटल ऑफ ग्लू है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ नहीं। तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हो गया, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, आस्क स्टूडेंट्स टू लिस्ट डाउन डिफरेंट मटेरियल्स दैट आर स्टिकी इवन एज दे वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट्स। अगर आप कुछ छोटे पोस्ट ऑफिस को देखते हो तो वहाँ पे ये एनवेलप्स चिपकाने के लिए या फिर स्टैम्प चिपकाने के लिए ना नॉर्मल गम या ग्लू स्टिक्स नहीं रखते। वहाँ पे बाहर एक डिब्बे में जो है वो मैदा को उबाल के उसका एक गम जैसा बना के वहाँ पे रखा रहता है, ताकि वो बहुत ही चीपली बन जाता है और सारे लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक स्टैम्प ही तो चिपकाना है या फिर एक एनवेलप ही तो चिपकाना है। तो वो एक अल्टरनेटिव मटेरियल हो गया। या फिर कुछ पेड़ों के जो कुछ गम निकलता है, राइट, तो वो गम को पानी में उबाल के या फिर उसमें सिर्फ पानी मिला के उसको भी एक ग्लू की तरह यूज़ किया जा सकता है स्टैम्प्स को चिपकाने के लिए। तो ऐसे जो अल्टरनेटिव्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो अगर आप बच्चे को पूछते हो कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है, मटेरियल्स है जो स्टिकी है, राइट, तो बच्चों को आप एक आइडिया दे रहे हो कि ऐसे कुछ अलग भी चीज़ हो सकते हैं कि अगर ये बॉटल ऑफ ग्लू ख़त्म हो गया तो ये ऐसे जो अलग से चीज़ जो स्टिकी है, जो चिपकते हैं, तो उनको भी गम की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों को सोचने पे इनकरेज कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला है आस्क स्टूडेंट्स टू राइट इन अ कॉमन रजिस्टर हाउ मेनी स्पून्स ऑफ ग्लू दे टुक ईच टाइम एंड वाई। ये भी एक स्टॉक कीपिंग एक्सरसाइज हो गया ना, क्योंकि आप
आपको इस एक्सरसाइज से सिर्फ ये पता चलता है कि किस बच्चे ने कितना ग्लू इस्तेमाल किया है। अब क्या वो अल्टरनेटिव के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, तो इसे एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट वाला है आस्क स्टूडेंट्स टू यूज़ द ग्लू बाय एडिंग वाटर। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है बॉटल ऑफ ग्लू, इसको आप कितना लंबा खींच सकते हो इसके बारे में यहाँ पे सोच रहे हो, क्योंकि उसमें पानी मिला के यूज़ कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। Which of the following is the best example of arriving at a specific conclusion using experimentation? यानी इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट आपको नोट करने चाहिए। पहला तो है कि आपका एक क्वेश्चन है जो आंसर करना चाहते हैं आप, और उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो, और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन यानी कि एक ही करेक्ट आंसर पे आप अराइव होते हो। राइट? तो अगर हम सारे ऑप्शंस को एवेल्युएट करते हैं तो पहला बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग विच लिक्विड फ्लोज क्विकर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, विच लिक्विड फ्लोज क्विकर। एडिंग ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑन ए प्लेट एंड टिल्टिंग इट, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, और इसके बेसिस पे आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा कि कौन सा लिक्विड जो है वो क्विकली फ्लो होता है। तो ये शायद करेक्ट आंसर हो सकता है, इसे मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट हाउ फार द ह्यूमन आई कैन सी बाय आस्किंग ईच स्टूडेंट टू रीड एन अल्फाबेट फ्रॉम डिस्टेंस, यानी ह्यूमन आई से कितनी दूर से एक ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है। तो वो हो गया आपका क्वेश्चन। और आपके क्लास के बच्चों को आप दूर से बोर्ड पे लिखे हुए अल्फ़ाबेट को पढ़ने को आप बोल रहे हो, तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। और इससे आपका कोई एक कंक्लूजन निकलेगा जो आपका आंसर होगा। तो ये भी करेक्ट आंसर जैसा दिख रहा है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक खामी है, वो ये है कि बच्चों में जो है बहुत सारा वेरिएबिलिटी हो सकता है। जैसे कि कुछ बच्चों के शॉर्ट साइट हो सकते हैं, कुछ बच्चे को लॉन्ग साइट हो सकता है, कुछ बच्चे चश्मा पहनते हैं, कुछ बच्चों को एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। तो अलग अलग तरह के अगर आई प्रॉब्लम्स हैं, तो एक स्टैंडर्ड आंसर पे या फिर एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन पे या फिर एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे अराइव होने के लिए ये एक्सपेरिमेंट शायद प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हालांकि ये मोस्ट ऑफ द कंडीशंस फुलफिल करता है, लेकिन ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, तो इसीलिए इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग विच वेजिटेबल स्पॉइल्स क्विकर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर देम टू रॉट ऑन, यानी हम कुछ वेजिटेबल्स को लेते हैं और हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि इनमें से कौन सा जल्दी स्पॉइल हो जाएगा या जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हम इन्हें एक जगह पे रख देते हैं और देखते हैं कि कितने दिनों में ये वेजिटेबल्स एक्चुअली स्पॉइल हो जाते हैं, यानी कि कौन सा पहले स्पॉइल हो जाता है, कौन सा ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो और आपका एक ही आंसर निकलेगा इससे, तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। और लास्ट वाला है फाइंडिंग आउट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर बाय गोइंग ऑन ए फील्ड ट्रिप अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अगर आपको डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है तो ये स्पेसिफिक कंक्लूजन यानी कि एक आंसर तो नहीं मिलेगा इस हिसाब से, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, 1 और 3, जो करेक्ट आंसर हो सकते हैं। आंसर की के हिसाब से ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आंसर 3 भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो करेक्ट आंसर की पे ऑप्शन 1 दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है आपके आने वाले पेपर में, तो आप अंडरस्टैंडिंग विच लिक्विड फ्लोज क्विकर को आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियली वो आंसर है। लेकिन अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो। Which one of the following is the most relevant as a hook or opening for introducing the topic of seasons? यानी अगर आप क्लास 3, 4, 5 के बच्चों को सीजन्स के बारे में पढ़ाना चाहते हो, तो उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सा एक अच्छा हुक या फिर अच्छा ओपनिंग हो सकता है। अब ये हुक या फिर ओपनिंग क्या है? हुक या ओपनिंग जो है वो एक क्वेश्चन हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर एक एक्शन हो सकता है जिसका पर्पस है टू ग्रैब अटेंशन, ताकि बच्चों को उस टॉपिक में इंटरेस्ट लगे और जो आगे आप पढ़ाना चाहते हो तो उस पर वो अटेंशन दे। तो टू ग्रैब अटेंशन जो है आप हुक या फिर ओपनिंग का इस्तेमाल करते हो। अब सारे ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला है डिस्क्राइबिंग द डिफरेंसेस बिटवीन समर एंड विंटर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, क्लोथिंग, एक्टिविटीज़, प्लांट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, एक लंबा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं है और एक एक्शन भी नहीं है। तो
ये तो बहुत ही बोरिंग एक्टिविटी हो गया क्योंकि आप लंबा सा डिस्क्रिप्शन बच्चों को सुना रहे हो, तो ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग हुक या फिर ओपनिंग नहीं हो सकता, तो इसे एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, शोइंग स्टूडेंट्स ए हैट जो कि वो समर में यूज़ करते हैं, और ए रेन कोट जो रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, और एक स्वेटर जो वो विंटर में यूज़ करते हैं, और अब बच्चे को पूछ रहे हो कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट को उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो इससे जो है ये ऑब्जेक्ट्स को आप दिखा रहे हो तो बच्चों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आप पे आ जाएगा, और आप पूछ रहे हो कि इनमें से आपने कौन सा यूज़ किया हुआ है, तो बच्चे अपने खुद के एक्सपीरियंस को याद कर रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं कि इनमें से कौन से हमने यूज़ किया है और कब यूज़ किया है। तो ये जो है एक अच्छा हुक या फिर ओपनिंग है सीजन्स के बारे में पढ़ाने के लिए, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, टेकिंग स्टूडेंट्स ऑन ए वॉक एंड आस्किंग देम टू डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स विल चेंज द फॉलोइंग सीजन, यानी अगले आने वाले सीज़न में प्लांट्स में क्या तब्दीलियाँ होंगे वो उनके बारे में अब पूछ रहे हो। ये तभी रिलेवेंट होगा अगर बच्चों को ऑलरेडी सीजन्स के बारे में पता है, क्योंकि अगर आप फॉलोइंग सीज़न या फिर नेक्स्ट सीज़न में क्या चेंजेस होने वाले हैं पूछ रहे हो तो बच्चों को ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए कि अब क्या सीज़न है और नेक्स्ट कौन सा सीज़न आने वाला है। तो ये जो है ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये हुक या फिर ओपनिंग नहीं हो सकता, तो इसे एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट वाला है शोइंग स्टूडेंट्स ए वीडियो और सनराइज टू सनसेट टू सनराइज अगेन विथ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन पीपल्स एक्टिविटीज़। अब ये जो है ये बहुत ही लंबा एक्टिविटी हो गया ना, अगर आप एक लंबा वीडियो दिखाओगे सनराइज टू सनसेट टू सनराइज और पीपल के एक्टिविटीज़ कैसे चेंज होते हैं, तो ये सीजन्स के बारे में नहीं, ये एक डे का एक्टिविटी हो गया, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा हुक या फिर ओपनिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि शोइंग स्टूडेंट्स ए हैट ए रेनकोट एंड ए स्वेटर एंड आस्किंग देम विच दे हैव यूज्ड, तो ये करेक्ट आंसर है। एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक आइडिया होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है, राइट। तो इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों को मालूम होना चाहिए। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चों को क्या कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पता है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से कौन से क्वेश्चंस बेस्ट है, कौन सा असेसमेंट क्वेश्चंस बेस्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू मेक यूज़ ऑफ मास्क टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड बट नॉट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डायबिटीज़। तो अगर बच्चे जो है इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि उनको मालूम है कि कोविड जो है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है और डायबिटीज़ जो है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है उन्हें मालूम होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को ठीक से आंसर कर पाएंगे। तो ये बेस्ट आंसर है यहाँ पे। और नेक्स्ट, इफ़ वन ऑफ योर पेरेंट्स हैज़ मलेरिया, हाउ कैन यू मिनिमाइज योर ओन रिस्क ऑफ गेटिंग इट। यानी अगर आपके एक पेरेंट को मलेरिया हो गया है तो आप कैसे उस मलेरिया को स्प्रेड होने से मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये जो है ये सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बात कर रहा है। क्या बच्चों को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में मालूम है, ये क्वेश्चन वो क्लैरिफाई नहीं करता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, विच डिसीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स कैन यू प्रिवेंट बाई मेंटेनिंग क्लीन सराउंडिंग्स। यहाँ पे भी डिसीज़ कैरिंग इंसेक्ट्स जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ को कैरी करते हैं, तो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो उनके बारे में बच्चों को आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, तो ये भी बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस में आप कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो, तो ये भी यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन 1 जो है वो बेस्ट असेसमेंट क्वेश्चन है। ए टीचर वॉन्ट्स टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू टीच हर स्टूडेंट अबाउट डिफरेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यानी एक टीचर जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहती है अपने बच्चों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जैसे कि ताजमहल हो गया या फिर कुतुब मीनार हो गया, तो ऐसे डिफरेंट हेरिटेज साइट्स के बारे में सिखाने के लिए टीचर जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहती है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन ऑप्शंस में से बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सा है इस ऑब्जेक्टिव के लिए। अब अगर सारे ऑप्शंस को हम इवेल्यूएट करते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मैक्सिमम इंटरेक्शन देता है, जो बेस्ट एक्सपीरियंस देता है। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ये तो सॉफ्टवेयर हो गया, तो इसमें आप ये नहीं बता रहे हो कि सॉफ्टवेयर से करना क्या है या फिर क्या किया गया है, तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर भी आप एक सिर्फ सॉफ्टवेयर बोल रहे हो, इससे क्या डिज़ाइन किया गया है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एनिमेटेड वीडियो, ये 2D एक्सपीरियंस देता है, और वर्चुअल रियलिटी
ये 3D एक्सपीरियंस देता है। बच्चे जो है एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी में मूव कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं जो वो देख रहे हैं, राइट। तो वर्चुअल रियलिटी जो है वो बेस्ट एक्सपीरियंस देता है बच्चों को। तो ये करेक्ट आंसर है। द टीचर वॉन्ट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी एक टीचर जो है अपने क्लास के बच्चों को फूड प्रिजर्वेशन के बारे में सिखाना चाहती है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन से फूड प्रिजर्वेशन के बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है क्लास 5 EVS टेक्स्ट बुक में मैंगोस राउंड द ईयर चैप्टर पे, जहाँ पे ये बताया जाता है कि मैंगोस को जो है अगर हम आम पापड़ में प्रोसेस करते हैं तो बहुत दिनों तक ये प्रिजर्व करके यूज़ किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो है ये क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो चैप्टर पे भी बेस्ड है, क्योंकि इस चैप्टर में बताया जाता है कि कैसे फूड खराब हो जाता है फिर स्पॉइल हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। तो जब हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो लास्ट वाला एन अनराइप मैंगो जो है ये अनप्रोसेस्ड फूड है, ये रॉ फूड है, तो ये फूड प्रिजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट कर्ड जो है वो भी प्रोसेस्ड फूड है, लेकिन कर्ड को मैक्सिमम 2 या 3 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है, उसके बाद ये भी खराब हो जाएगा, तो ये भी प्रिजर्व्ड फूड का एग्जाम्पल नहीं है। अब पापड़ और चिप्स जो है वो दोनों एग्जाम्पल है प्रिजर्व्ड फूड के, क्योंकि ये अगर ठीक से पैक करके रखते हैं तो ये महीनों तक फ्रेश ही रहते हैं और महीनों तक इनको खाया जा सकता है। तो पापड़ और चिप्स दोनों फूड प्रिजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं और आंसर की के हिसाब से भी ये दोनों करेक्ट आंसर है। मिस वैष्णवी इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, यानी मिस वैष्णवी जो है अपने क्लास के बच्चों को ये सिखा रही है कि कैसे नेचर में बहुत सारे चीज़ जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है। अब जब हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट और इन नेचर की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम जो कूड़ा जो किचन में जनरेट होता है हमारे घरों में, उसको एक गार्बेज डिस्पोजल ग्राउंड पे ले जाया जाता है और वहाँ पे उस कूड़े को कंपोस्ट करते हैं। जब उसमें अर्थवर्म्स डाल के उसको कंपोस्ट करते हैं तो उसका फर्टिलाइज़र बनता है जो पेड़ पौधों के लिए यूज़ किया जाता है और खेतों में यूज़ किया जाता है, और वो खेतों में जो खाना उगता है वो ह्यूमन बीइंग्स फिर से खाते हैं। तो ये हो गया इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन नेचर। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो गार्बेज डिस्पोजल ग्राउंड है। तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आंसर की में देखें तो करेक्ट आंसर ए बार्बर बोल के मार्क किया गया है। अब बार्बर या फिर पुलिस स्टेशन जो है वो इंटरडिपेंडेंस ऑफ पीपल या फिर इंटरडिपेंडेंस इन द सोसाइटी के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि कैसे अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ लोग बार्बर होते हैं, कुछ लोग पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, कुछ लोग टीचर होते हैं, कुछ लोग इंजीनियर होते हैं, और कैसे अलग अलग लोग अलग अलग काम करके सोसाइटी को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट की बात करें तो बेस्ट आंसर जो है वो गार्बेज डिस्पोजल ग्राउंड होना चाहिए था। बट इस क्वेश्चन को शायद किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो आंसर की के हिसाब से करेक्ट आंसर है ए बार्बर। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर के 30 EVS क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स या फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पोस्ट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ को आप मिस ना करें। और अगर आपके दोस्त भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर लीजिएगा। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ, और मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में।